So this chapter is about the interior of the earth, in which we will be covering the two topics. One is the earthquake and the second one is the volcano. Okay, so let's start our topic with the radius of the earth. जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो है 6370 किलोमीटर। मीन्स अगर हम हमारी अर्थ को देखें तो इसका जो रेडियस है वो है 6370 किलोमीटर्स। तो मतलब ये तो इम्पॉसिबल ही है कि कोई भी अर्थ के सेंटर तक पहुंच जाए, या फिर कुछ डेप्थ तक भी पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हाउ द साइंटिस्ट नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि भाई यहाँ पे तो कोर है, यहाँ पे मेंटल है, और कहाँ पे लिक्विड है, कहाँ पे सॉलिड है। सो हाउ डू वी नो दीज ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो इसके लिए कुछ सोर्सेज हैं साइंटिस्ट के पास। एक तो सोर्स है डायरेक्ट सोर्स, पहला आ जाता है डायरेक्ट सोर्स, दूसरा आ जाता है इनडायरेक्ट सोर्स। जो डायरेक्ट सोर्स के अंदर हमें पता चलता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, उसके अंदर फर्स्ट आता है सरफेस रॉक्स। देखो, एक तो रॉक्स हैं जो हमारी अर्थ के क्रस्ट के बिल्कुल ऊपर ही अवेलेबल है, जहाँ पे हम रहते हैं, ये वाली रॉक्स। और एक रॉक्स हैं जो हम माइनिंग के थ्रू थोड़ी डेप्थ के अंदर से निकालते हैं, वो जाएंगी माइनिंग वाली रॉक्स। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर कैसा मटेरियल है। तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जो गोल्ड माइन्स है ना साउथ अफ्रीका की, वो 3 से 4 किलोमीटर डीप है। तो मतलब वहाँ का मटीरियल भी अवेलेबल है लेबोरेटरी यूजेस के लिए। ओके, सो सेकंड है कि भाई ओशियन है, जो ओशियन के नीचे भी तो कुछ क्रस्ट वगैरह है, तो उसके लिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो साइंटिस्ट लीड करते हैं, जैसे कि है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल है कि जो डीपेस्ट ड्रिल है कोला का, वो आर्कटिक ओशियन के अंदर है। मतलब साइंटिस्ट हर जगह से कुछ ना कुछ कलेक्ट करते रहते हैं हमारी अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए। तो ये तो हो जाएगा डायरेक्ट सोर्स, जैसे कि माइनिंग के थ्रू, और जो सरफेस रॉक्स है उनके लिए अवेलेबल है। तो जो भी मटेरियल यहाँ से निकलता है वो लेबोरेटरी यूजेस के, वो एनालिसिस किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर एट डिफरेंट डेप्थ। तो अब सेकंड आ जाता है हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन क्या है? जब एक मैग्मा अर्थ की अंदर से आउटसाइड आ जाता है एंड इट स्प्रेड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ अर्थ, दैट इज नोन एज द वोल्केनिक इरप्शन। इसके अंदर भी तो बहुत ज़्यादा डेप्थ से जो मटेरियल है वो बाहर आता है। फिर उसके बाद जो मोल्टन मटेरियल है, जब वो जैसे कि बिल्कुल मोल्टन मटेरियल इज अवेलेबल फॉर द लेबोरेटरी पर्पसेस। अब हमने पढ़ा कि जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं उसके अंदर हमारे पास दो वेज हैं जिससे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जान सकते हैं। एक तो हो जाएगा सरफेस रॉक्स माइनिंग के थ्रू, एक हो जाता है वोल्केनिक इरप्शन, जो अंदर से जो लावा आता है और वो लेबोरेटरी यूजेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। देखो, जैसे भी हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो हर 1 किलोमीटर के साथ कुछ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और ये जो टेम्परेचर है, डेप्थ है, प्रेशर है, डेंसिटी, ये सारी चीज़ एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो हमें पता है कि कितनी डेप्थ में जाएंगे तब कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वहाँ की डेंसिटी क्या होगी मटीरियल की। तो इसके थ्रू भी हमें पता चलता है कितनी डेप्थ पे जो मटीरियल है उसकी डेंसिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, डेप्थ कितनी है, और प्रेशर कितना है। तो इससे भी एनालिसिस किया जाता है। फिर आ जाती है बात मिटियोर्स की। मिटियोर्स क्या है? मिटियोर्स कुछ ऐसे रॉक्स हैं जो हमारे यूनिवर्स के अंदर घूमते रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो मिटियोर्स हैं वो अर्थ के ऊपर ड्रॉप हो जाते हैं। तो अब देखो, मिटियोर्स एक अलग चीज़ है, अर्थ का मटेरियल अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी हम मिटियोर्स को यूज़ करते हैं क्योंकि है तो यूनिवर्स का ही पार्ट, जिसका पार्ट एक अर्थ भी है। तो इसीलिए अर्थ में जो मटीरियल है और मिटियोर्स में जो मटीरियल है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इसीलिए इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब अगला आ जाता है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है? जो अर्थ की नेक्स्ट आ जाता है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है? अर्थ की ग्रेविटी, जिससे वो चीज़ों को अपनी ओर खींचती हैं। ठीक है, अब इससे पता कैसे चलता है? अब एक तो फॉर्मूला पता ही होगा कि जो ग्रेविटी है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और मास ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये दो चीज़ों पे। हमारी जो अर्थ है उसकी जो शेप है वो है इरेगुलर, मतलब जो यहाँ पे पोल्स तक का डिस्टेंस है वो तो है कम, और जो यहाँ पे डिस्टेंस है इक्वेटर का वो है ज़्यादा। तो मतलब जो यहाँ पे ग्रेविटी है वो तो है ज़्यादा और यहाँ की ग्रेविटी है कम।
ठीक है, तो इसलिए हमें यहां से भी पता चलता है मास ऑफ मटेरियल। अब अगली चीज है, इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द मास ऑफ मटेरियल। देयर इज अ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल इन आवर अर्थ। अब हमें कैसे पता चलेगा मास ऑफ मटेरियल के बारे में? देखो, मास ऑफ मटेरियल के बारे में पता चलता है क्योंकि जो ग्रेविटी है इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एज वेल एज द मास ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, ग्रेविटी एनोमली। ग्रेविटी एनोमली क्या हो जाता है कि भाई जो इट इज ग्रेविटी है ना, जो वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। उनमें से एक है मास ऑफ मटेरियल और दूसरा है डिस्टेंस। इन दो चीज़ों पे जो ग्रेविटी है वो डिपेंड करती है। जब हम ग्रेविटी को चेंज होते हुए देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ का जो मास ऑफ मटेरियल है वो क्या है, क्योंकि ये डिपेंड होती है मास ऑफ मटेरियल पे और डिस्टेंस पे। इसलिए हमें पता चल जाता है कि भाई मास ऑफ मटेरियल वहाँ का क्या है, उसकी ग्रेविटी से। तो इसको कहते हैं ग्रेविटी एनोमली। यू कैन रीड द डेफिनेशन फ्रॉम हियर। तो अगला आ जाता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हमें मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताते हैं जो क्रस्टल में है। फिर आ जाते हैं हमारी सिस्मिक वेव्स। इस सिस्मिक वेव्स में आगे दो टॉपिक्स हैं। सिस्मिक वेव्स में आगे दो टॉपिक है, एक तो है अर्थक्वेक और एक है वोल्केनो, विच वी विल कवर। जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अर्थक्वेक। ये है सिस्मिक वेव्स का पार्ट। सिस्मिक वेव्स में दो कवर होते हैं, एक तो अर्थक्वेक है और एक है वोल्केनो। तो वैसे हम अर्थक्वेक के बारे में देखते हैं तो क्या सुनते हैं कि भाई अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थक्वेक मतलब अर्थ का हिलना। इट इज अ नेचुरल इवेंट। मोस्ट ऑफ द केसेस अर्थक्वेक एक नेचुरल इवेंट है। बाकी एक्सप्लोजन्स वगैरह से भी अर्थक्वेक होता है, वो एक अलग चीज़ है। इट इज़ अ मैन मेड थिंग। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक होता क्यों है? इट इज कोज्ड ड्यू टू द एनर्जी रिलीज्ड विच जनरेट्स द वेव एंड ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। इसका रीज़न है कि जो एनर्जी रिलीज होती है हमारे अर्थ के अंदर, वो एनर्जी सारे डायरेक्शन में ट्रैवल करती है और वो हमारी अर्थ को मूव करने में मदद करती है। ठीक है, जैसे जो एरिया है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, मान के चलो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है रॉक्स के बीच में, इसको हम कहते हैं फोल्ट। और इसका जो दूसरा नाम है वो है हाइपोक्सेंटर। ठीक है, ये फोल्ट एक वीक पॉइंट है। इट इज अ वीक पॉइंट इन अ क्रस्ट। ये क्रस्ट के अंदर ऐसा वीक पॉइंट है जहां से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हमारा होता है एपिक सेंटर। एपिक सेंटर इज जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस फोल्ट। इस फोल्ट के ऊपर ये दो ही चीजें हैं इसके अंदर। तो देखो, फोकस तो हो गया जहां पे एनर्जी रिलीज हुई है। ये वीक पॉइंट होता है। कोई भी क्रस्ट हो उसके अंदर कोई ना कोई तो वीक पॉइंट होता ही है जहां से एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जैसे एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है, ये सारे डायरेक्शंस के अंदर ट्रैवल करती है, जिससे हमारा अर्थक्वेक आता है और शेकिंग ऑफ द अर्थ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम भी है टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर एफिशिएंटली। तो यहाँ पे ये रॉक्स हैं, ये भी रॉक्स हैं। ये है वीक पॉइंट जो कि है फोल्ट। जो रॉक्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं और इसके ऊपर भी कुछ रॉक्स होंगी जिनको हम स्ट्रैटा कहते हैं। ये यहाँ पे फ्रिक्शन होता है और जैसे ही देखो टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट के बारे में तो सबको ही पता है कि जो रॉक्स हैं हमेशा कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती हैं। तो यहाँ पे वीक पॉइंट है ही। जैसे ही ये ओवरकम करेंगी इस फ्रिक्शन को, उसी टाइम पे यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाएगी जो कि सारे डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो ये समझ आ गया। तो इस पेज पे बस इतना ही था कि जो अर्थक्वेक है वो किसी फोल्ट में से एनर्जी रिलीज होने के कारण निकलता है। जो फोल्ट है वो एक वीक पॉइंट है हमारी क्रस्ट के अंदर और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या है, एपिक सेंटर। इसका दूसरा नाम है हाइपोक्सेंटर। ठीक है, और जैसे ही वो ओवरकम करता है फ्रिक्शन को, उसी टाइम पे यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा अर्थक्वेक के बारे में कि भाई नेचुरल अर्थक्वेक है वो 200 किलोमीटर डीप तक हो जाता है। सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। अब आगे बात आती है अर्थक्वेक की। अब वो अकर कैसे करता है? अब तो हमने ऊपर से पढ़ा था कि क्या होता है अर्थक्वेक, जैसे वेव्स रिलीज होती हैं, लेकिन इसके आगे भी है सिस्मिक वेव्स के पार्ट। ये अर्थक्वेक की वेव्स हैं, इनको साथ में सिस्मिक वेव्स कहते हैं। सिस्मिक वेव्स के अंदर हमारे पास दो वेव्स आती हैं, एक तो बॉडी वेव्स और दूसरी आ जाती है हमारे पास सरफेस वेव्स। ठीक है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स के अंदर आ जाता है हमारे पास एक तो है पी वेव्स और एक है एस वेव्स। अब वेव्स हैं क्या? देखो, यहाँ पे है फोल्ट। ठीक है, यहाँ पे है फोल्ट। अब इस फोल्ट में जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी सारी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी।
तो ये जो वेव्स जनरेट हुई हैं इनको ही हम कह देते हैं सरफेस वेव्स या फिर बॉडी वेव्स। तो बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स के अंदर एक बार हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। देखो, जब तक वेव्स हमारी अर्थ के अंदर हैं, मतलब तब तक वो यहाँ पे टॉप लेयर पे नहीं पहुंची हैं, तब तक हम उन्हें बॉडी वेव्स कहते हैं। और एट द टाइम दे रीच द लिथोस्फीयर और द टॉप लेयर ऑफ आवर अर्थ वी कॉल इट सरफेस वेव्स। बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब आगे पढ़ते हैं पी वेव्स क्या होती है और एस वेव्स क्या होती है। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वेव्स है ना, वो बॉडी वेव्स का ही पार्ट है, वो है एस वेव्स। अभी मैंने बताया था जो पी वेव्स है वो सबसे ज्यादा जल्दी ट्रैवल करती है, उसके बाद आती हैं एस वेव्स। ये थोड़ी सी इससे स्लो होती है। इससे हम क्या क्या कंक्लूड कर देते हैं, ये स्लोअर है पी वेव से, जैसे कि भाई पी वेव्स पहले पहुंच रही है। अभी हमने पढ़ा था सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं। सिस्मिक वेव्स वो वेव्स होती है जो अर्थक्वेक जनरेट करता है एनर्जी रिलीज होने के बाद। ये दो टाइप्स की होती हैं, एक तो बॉडी वेव्स और एक सरफेस वेव्स। अब हम बात करें बॉडी वेव्स की। जब तक हमारी वेव्स अर्थ के अंदर हैं हम उन्हें कहेंगे बॉडी वेव्स, और एट द टाइम दे रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ वी कॉल इट अ सरफेस वेव्स। बस इतना ही है। ठीक है, ये दो टाइप्स की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। इनको प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, नाम से ये प्राइमरी है तो सबसे पहले आएगी हमारी अर्थ के ऊपर। ऐसी वेव जो सबसे पहले हमारी अर्थ पे पहुंचती है उसे हम कह देते हैं पी वेव्स। ठीक है, दे आर द फर्स्ट टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके पीछे पीछे कौन सी वेव्स आती हैं, एस वेव्स आती हैं। ठीक है, दे आर द फर्स्ट टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ द वेव्स। इससे हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई अब फर्स्ट रीच कर रही है, पहली चीज तो फास्टेस्ट होंगी, है ना, फास्टेस्ट तो होंगी क्योंकि पहले रीच कर रही हैं। उसके बाद इनके अंदर क्या होता है, दे आर द फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड, फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड। तो देखो फास्टेस्ट है, फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड है। और तीसरी चीज क्या है, हम इनको एक वार्निंग की तरह भी तो ले सकते हैं। देखो जो पहली वेव्स आएगी वही हम वार्निंग के लिए लेंगे, तो ये इनको एक और नाम से जाना जाता है जो कि है अर्थक्वेक वार्निंग वेव, अर्थक्वेक वार्निंग वेव। और ये सबसे ज्यादा लेस डिस्ट्रक्शन करती हैं। अगर हम पूछें बॉडी वेव्स में और सरफेस वेव्स में मिला के सबसे लेस डिस्ट्रक्शन कौन करता है, वो करती हैं पी वेव्स। ठीक है, और ये साउंड की इनको कहते हैं कि ये साउंड की तरह ट्रैवल करती हैं। इसके बारे में आगे पता चलेगा कैसे साउंड की तरह ट्रैवल करती हैं। इनके जो मेन नाम है ना, जैसे कि इसको अर्थक्वेक वार्निंग वेव कहते हैं, दे आर फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड, फास्टेस्ट वेव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली चीज आ जाती है पी वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक है कि जैसे ये सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैशियस हो, ये सब मटेरियल्स के थ्रू ट्रैवल करती है। लेकिन इसकी भी कुछ वो है कि सॉलिड में सबसे तेज ट्रैवल करेगी, लिक्विड में, फिर गैशियस में। यू कैन राइट इन दिस वे। पी वेव्स है ना जो, अब इनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो पी वेव्स है वो वाइब्रेट करती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। नहीं समझ आया, नाउ लेट मी क्लियर यू। पी वेव्स क्या होती हैं, देखो एक तो होगी वेव्स, ये होगी डायरेक्शन ऑफ वेव, ये है डायरेक्शन ऑफ वेव। इसका जो पार्टिकल की डायरेक्शन है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको ये इसी डायरेक्शन में मूव करवाती है। जो पार्टिकल की डायरेक्शन है और जो वेव की डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। ठीक है, पार्टिकल की डायरेक्शन है और जो वेव की डायरेक्शन है वो सेम है। अगर ये बिल्कुल ऐसे ट्रैवल कर रही हैं, सीधा ऊपर ट्रैवल कर रही हैं, तो इनकी जो क्रस्ट है वो भी ऊपर की साइड मूव करेगी, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे ऊपर की साइड मूव करेंगे। तो इस वे में ये ट्रैवल करते हैं। अगली चीज है, इट क्रिएट्स अ डेंसिटी डिफरेंस इन मटीरियल लीडिंग टू द स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग। ये इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि किस तरीके से ट्रैवल करती है। ठीक है, किस तरीके से ट्रैवल करती है, मैंने कहा था ये साउंड वेव्स की तरह ट्रैवल करती है। साउंड किस तरीके से ट्रैवल करती है, प्रोपेगेट करती है। वो कैसे प्रोपेगेट करती है, स्ट्रेच करके और स्क्वीज करके। देखो ऐसे वेव जा रही है, वो बीच बीच में स्क्वीज हो जाएंगी, फिर स्ट्रेच हो जाएंगी, फिर स्क्वीज हो जाएंगी, फिर स्ट्रेच हो जाएंगी। तो दिस डायग्राम इज द बेस्ट यू कैन ड्रॉ टू इनहेंस योर आंसर। तो ये स्क्वीज और स्ट्रेच होके ट्रैवल करती हैं। इसी तरीके से साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि जो पी वेव्स है वो साउंड वेव्स की तरह ट्रैवल करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सरफेस वेव्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सिस्मिक वेव्स किसकी वेव्स हैं, अर्थक्वेक की वेव्स है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स दो टाइप्स की वेव्स होती हैं जो जनरेट करता है अर्थक्वेक। बॉडी वेव्स, जब तक वेव्स जहां से एनर्जी रिलीज हुई, तब तक जो वेव्स, जब तक वेव्स अर्थ के अंदर हैं उनको हम कहेंगे बॉडी वेव्स। एंड एट द टाइम दे रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ वी कॉल इट अ सरफेस वेव्स।
ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पी वेव्स, जैसे पी वेव्स पहले पहुंच रही हैं तो ये ज़्यादा फास्टेस्ट है, ये इससे स्लोअर है, इतना कंक्लूड हो सकता है। इनको ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं, इसके पीछे का भी रीज़न है, विल टेल यू। और ये मोर डिस्ट्रक्टिव है पी वेव्स से कंपैरेटिवली। तो पी वेव्स की हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी? पी वेव्स है फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड फास्टेस्ट है। तीसरी है कि ऑल मीडियम्स में ट्रैवल करती हैं, वही ऐसी की ऐसी इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ये है स्लोअर देन पी वेव्स, तभी तो पी वेव्स के बाद आ रही हैं ये। अगली चीज़ है ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, जहाँ की पी वेव्स कम डिस्ट्रक्टिव है। ये ट्रैवल करती हैं सिर्फ सॉलिड में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये सॉलिड एरिया में ही ट्रैवल करती हैं। और अगली चीज़ है, हमने देखा था कि जो पी वेव्स हैं वो पार्टिकल की जो डायरेक्शन है और वेव की जो डायरेक्शन है उनकी सेम ही है, लेकिन इसके अंदर अलग है। पार्टिकल हमेशा परपेंडिकुलर ट्रैवल करेगा, जो पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी वेव की डायरेक्शन से, ठीक है। तो इसीलिए ये इस तरीके से ट्रैवल करते हैं, पार्टिकल अप डाउन होता रहता है, और ये है वेव की डायरेक्शन। दे ट्रैवल इस तरीके से। वो तो सीधा ट्रैवल कर रही थी, चाहे ऊपर ट्रैवल करो चाहे नीचे ट्रैवल करो, लेकिन ये कैसे ट्रैवल करती हैं? इस तरीके से। तो इसलिए ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कोज करती हैं। इसके लिए यही था। नेक्स्ट आ गया सरफेस वेव्स। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो सिस्मिक वेव्स है उसकी दो टाइप्स हैं, एक तो है बॉडी वेव्स और दूसरी हमारे पास सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स वो वेव्स हैं जैसे ही अर्थक्वेक, जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है, जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई उसे हम फोल्ड कहते हैं, जैसे ही वो वेव्स हैं वो अर्थ की सरफेस पे पहुंचेंगी, वी कॉल इट अ सरफेस वेव्स। और दीज आर द लास्ट टू बी रिकॉर्डेड। पता ही चल रहा है, पहले पी वेव्स आएंगी, फिर एस वेव्स आएंगी और उसके बाद सरफेस वेव्स आएंगी, ठीक है। दे जनरेट अ न्यू सेट ऑफ वेव्स एज दे इंटरैक्ट विद द अर्थ सरफेस। जैसे पी और एस वेव्स हैं वो अर्थ की सरफेस पे पहुंचती हैं, वो एक नई सेट ऑफ वेव्स को जनरेट करती है, जिन्हें हम कहते हैं सरफेस वेव्स। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं, दे आर द लास्ट टू रीच, और ये भी परपेंडिकुलर ही वाइब्रेट करती है। डायरेक्शन ऑफ वेव मींस ये एस वेव्स की तरह ही मूव करती हैं। दो पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। रिफ्लेक्शन का मतलब एज वी नो कि बाउंड होना, तो दिस कोजेस द वेव्स टू रीबाउंड। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मेक्स अ वेव मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। इससे क्या होता है, जो वेव्स है ना वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती हैं। अब आ जाता है हमारे पास शेडो जोन। अब शेडो जोन क्या होता है? जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम अर्थक्वेक के अंदर पढ़ते हैं वो है शेडो जोन। तो शेडो जोन क्या है? शेडो जोन एक ऐसा एरिया है हमारी अर्थ के ऊपर जहाँ से वेव्स को रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। मतलब कैसे, अब अर्थक्वेक आया है तो ऐसा एरिया है अर्थ के अंदर जहाँ पे वेव्स को रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। इसका रीज़न है जैसे एस वेव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के अंदर ट्रैवल करती हैं, तो मतलब जहाँ पे लिक्विड आएगा वो वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करेंगी। वैसे ही जो एस वेव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों में ट्रैवल करती हैं, तो इनका जो शेडो जोन है वो कम हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं पी वेव्स का। पी वेव्स का मान के चलो ये एपिक सेंटर है और ये कोर, मेंटल वगैरह सब आ जाएगा। ये यहाँ से हुआ एनर्जी रिलीज, तो ये सारी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। जैसे ही चेंज इन मीडियम आएगा तो ये क्या करेंगी? रिफ्रैक्ट करेंगी। रिफ्रैक्ट करेंगी तो इनका क्या हो जाएगा? चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। जिसकी वजह से ये कुछ एरिया को छोड़ देंगी जहाँ से ये ट्रैवल नहीं करेंगी, ठीक है। जैसे ये यहाँ से हुई तो इन्होंने यहाँ पे ट्रैवल करना शुरू कर दिया, तो ये जो इतना एरिया है ये जो छोड़ दिया, ये क्या है? हमारा शेडो जोन। क्या ये? शेडो जोन। ऐसा एरिया जहाँ से हमारी जो वेव्स हैं उनको रिपोर्ट ही नहीं किया जाएगा। तो ये स्पेसिफिक होता है, जो पी वेव्स होती है उसका हमेशा 105 डिग्री टू 145 डिग्री ही होता है, दोनों साइड से 105 डिग्री टू 145 डिग्री, यहाँ से भी 105 डिग्री टू 145 डिग्री। इसका शेडो जोन हमेशा कम होता है। इट इज़ ड्यू टू द चेंज इन द मीडियम, मटीरियल में चेंज आ जाता है तो वो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। फिर आ जाता है हमारे पास एस वेव्स का। एस वेव्स का शेडो जोन ज़्यादा होता है क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो एक मटेरियल से तो बनी नहीं है, वहाँ पे सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। तो ये यहाँ पे अगर है एपिक सेंटर,
मतलब यहाँ पे अगर फोकस है तो यहाँ से वेव्स ट्रैवल हुई, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड एरिया में ही ट्रैवल करेंगी, ये इस लिक्विड एरिया में एंटर ही नहीं करेंगी। तो इसीलिए इसका जो शेडो जोन है वो 105 डिग्री टू 105 डिग्री ही रहता है, और इतने रीजन में ये स्पॉट ही नहीं की जाती ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ही ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ कि कितनी डेप्थ से अर्थक्वेक आया है, उसको 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो है शैलो फोकस, इंटरमीडिएट फोकस और डीप फोकस। तो शैलो फोकस है वो 0 to 70 डिग्री के बीच में, जितने 70 किलोमीटर के बीच में जितने भी अर्थक्वेक आए उन्हें हम कह देते हैं शैलो फोकस। अगली चीज़ है इंटरमीडिएट फोकस। इंटरमीडिएट मतलब 70 to 300 है, 300 to 700, ठीक है। अब इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है? ऑफ कोर्स शैलो फोकस, क्योंकि देखो इस पॉइंट से एनर्जी रिलीज हुई तो इसको कम एरिया में ट्रैवल करेगी, कम एरिया में ट्रैवल करेगी तो एनर्जी एक जगह पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ज़्यादा। अब देखो और नीचे से आ रही है तो उसे और स्प्रेड होना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कम होता जाएगा। लेकिन एक सबसे ज़्यादा डिजास्ट्रस अर्थक्वेक स्पॉट क्या था डीप फोकस के अंदर, ये कभी कभी होता है। मीन्स कि यहाँ पे इतनी सारी रॉक्स का स्ट्रेटा होता है, इतनी नीचे से अर्थक्वेक हो रहा है, तो इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, फ्रिक्शन का फोर्स ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो अर्थक्वेक है कई बार ज़्यादा डिजास्टर हो सकता है डीप फोकस के अंदर। तो ये थे डिपेंडिंग ऑन दी डेप्थ कि कौन सा शैलो फोकस, इंटरमीडिएट फोकस, डीप फोकस। डन। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। पिछला भी तो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक था, उसके अंदर हमने डिपेंडिंग ऑन दी डेप्थ उनको क्लासिफाई किया था। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक है। देखो सबसे पहले आता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। टेक्टोनिक मतलब कि भाई प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, एक ही साइड मूव करी, एक ही साइड मूव कर रही है, तो ये हो जाएगा टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन मतलब डीप के कहीं नीचे से कोई मैग्मा है वो ऊपर आ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वोल्केनिक अर्थक्वेक। फिर आ जाता है कोलैप्स अर्थक्वेक। जैसे बहुत सारी माइनिंग साइट्स हैं जहाँ पे गहराई में उनको डिग किया जाता है, तो उसको कह देते हैं हम कोलैप्स अर्थक्वेक। अब कोलैप्स कैसे होता है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जब माइनिंग की जाती है तो वहाँ की जो वॉल्स है वो कई बार कोलैप्स हो जाते हैं, जिससे माइनर ट्रेमर्स अकर होता है और उससे हम कहते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। फिर आ जाता है एक्सप्लोजन। ये है मैन मेड मतलब जैसे कई बार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन अर्थक्वेक अकर होता है। फिर आ जाता है रेजरवेयर का मतलब है कि जैसे जो रिवर होती है, रिवर्स के ऊपर डैम्स बनते हैं, जब एक हाई स्पीड में उनको रिलीज किया जाता है वाटर को, तो क्या होता है वहाँ पे अर्थक्वेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो उसको कह देते हैं रेजरवेयर अर्थक्वेक। अब लास्ट टॉपिक है मेजरिंग अर्थक्वेक। मेजर कैसे किया जाता है अर्थक्वेक को? ये है रिक्टर स्केल, ये है मर्कैली स्केल। 2 टाइप्स के स्केल होते हैं। रिक्टर स्केल के अंदर मैग्नीट्यूड को देखा जाता है, इसके अंदर क्या होता है कितनी एनर्जी रिलीज हुई है हमारी अर्थ के अंदर, उसको मेजर करेगा रिक्टर स्केल। वेयर एज अगर हम मर्कैली स्केल की बात करें तो कितना डैमेज किसी अर्थक्वेक ने किया है उसको मेजर करता है मर्कैली स्केल। सो विद दिस वी आर एंडिंग द अर्थक्वेक, the one topic. In next video we will be covering the volcano topic. Okay, so in this what we have learned कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 टाइप्स के सोर्सेज होते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानने के लिए। इनके आगे क्लासिफिकेशंस है, उसके बारे में अर्थक्वेक पढ़ा, अर्थक्वेक क्यों होता है, फोल्ड की वजह से होता है, इसकी वेव्स होती है, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स। उसके बाद हमने किया था कि भाई शेडो जोन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ किया है। उसके बाद वैसे कितने टाइप्स के अर्थक्वेक होते हैं, टेक्टोनिक, एक्सप्लोजन, वोल्केनिक, रेजरवेयर, कोलैप्स, और उसके बाद हम कैसे मेजर करते हैं अर्थक्वेक को, रिक्टर स्केल और मर्कैली स्केल। इसके अंदर एक और चीज़ है कि ये 0 to 10 मेजर होता है, ये 1 to 12 मेजर होता है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस वीडियो।